नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, उसके सारे टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से और अच्छे से उसको समझ लिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे अच्छा से समझ लिए होंगे और उसको अच्छे से दिमाग में याद कर लिए होंगे। उसे रटना नहीं है दोस्तों, उसे अच्छे से दिमाग में बस याद कर लेना है, ठीक है। रटने की कोशिश ना करें, कृपया समझ लें, ठीक है। तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे जो पार्ट के जो एक्सरसाइज में अभ्यास का प्रश्न है और जो पाठ पुस्तक के जो बीच का प्रश्न है उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, मतलब पदार्थ इनमें से कौन सा है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ठीक है। तो कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू का पानी पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न है शीत भी है। शीत पदार्थ है या नहीं, क्योंकि आप इनका कमेंट करके कुछ बताएं। द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण खाने से निकलने वाली गैसों के कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेज़ी से फैलता है। जैसे कि किसी चीज़ को गर्म करने में उसको जो कण है, कण का जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कण के गतिज ऊर्जा के ज़्यादा होने के कारण उसमें गति और तेज़ी से होने लगता है। जब गति तेज़ी से होगा तो जल्दी से विसरण करेगा, मतलब फैलेगा हवा में, और जब गति कम रहेगा तो कम विसरण करेगा। जैसे कि ठंडा खाना में कणों की गति का भी जो है कम होता है तो विसरण कम करता है, और गर्मा गर्म खाना है तो उसका कणों की गति बहुत ज़्यादा रहेगा तो विसरण बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है दोस्तों, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का निम्न गुण प्रेक्षित होता है। पहला, पानी के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, ठीक है। यदि पानी के कणों के बीच की दूरी अधिक न होती तो क्या होता? तैर नहीं पाता आदमी, क्योंकि उस पानी को काट नहीं पाता, जैसे मतलब बोल्डर जैसा प्रतीत होता। तो उस पर जब पानी पर जब आदमी बोल्डर पर तैरेगा तो सब रगड़ा जाएगा। यानी कि पानी के कणों के बीच की दूरी क्या है? अधिक रहती, इसीलिए आदमी पानी को काट पाता है और तेज़ी से आगे तैरता जाता है। दूसरा है, पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल होता है लेकिन कम होता है, ठोस के मुताबिक कम होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? तो पदार्थ के कणों के बीच निम्नलिखित विशेषताएं होती है। चलिए, पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में नोटिस करते जाना है, ठीक है। आगे है दोस्तों प्रश्न, अगला पेज का प्रश्न होगा ये, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। निम्नलिखित को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसको व्यवस्थित करना है। तो आगे व्यवस्थित किया गया है दोस्तों, जैसे कि इसको व्यवस्थित किया गया है घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में। तो देख लीजिए, वायु हो गया, वायु से ज़्यादा हो गया चिमनी का धुआं, उससे ज़्यादा हो गया रुई, उससे ज़्यादा घनत्व हो गया जल का, जल से ज़्यादा शहद का, शहद से ज़्यादा चौक का, और इससे ज़्यादा लोहा का घनत्व हो गया, ठीक है। आगे है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में जो है गुणों को होने वाले अंतर बताना है, तीनों का, ठोस का, द्रव का और गैस का। जैसा कि हम लोगों ने कल एक ही साथ जब फिगर छापे थे, ठोस, द्रव, गैस, इसमें कण पास पास थे, और द्रव में जो कण है वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और गैस में और दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें का विशेषता आप लिख लीजिएगा। चलिए ठोस से देख लेते हैं एक बार। निश्चित आकार, निश्चित आयतन, कठोर, असंपीड्य, ईंट, कुर्सी, पेन इत्यादि। आगे है, अनिश्चित आकार इसका होता है, निश्चित आयतन होता है, तरल होता है और कम संपीड्य होता है, पानी, दूध इत्यादि। आगे है गैस का, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, बहाव, अधिक संपीयता। कहने का मतलब कि कणों की दूरी बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा। जैसे में ले लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। आगे चलिए आप देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। दृढ़ता पर देखिए क्या टिप्पणी है कि पदार्थ का वह गुण
जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपनी आकार को बनाए रखने में कोशिश करता है, तो उसको दृढ़ता कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि पेन है, पेन को अगर हम लोग फोर्स लगा के इसको टेढ़ कर रहे हैं तो यह क्या कर रहा है कि इससे अंदर से एक बल प्रतीत हो रहा है जो कि इसको दृढ़ रहने में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही जो बल हुआ वो दृढ़ता कहलाएगा कि वस्तु को आकार को बनाए रखना। ठीक है, दृढ़ता हो गया। संप्रियता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाहरी बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, पदार्थ के इसी गुण को संप्रियता कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ पदार्थ है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, दाब ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, दब जाता है। यानी कि जो कण थोड़ा सा दूर दूर था उसको जब हम लोग दाबे तो और पास पास हो गया। ठीक है, तो संप्रियता यही है कि पदार्थ के कण को जब दूर दूर था उसको जब दाबेंगे तो उसका कण और थोड़ा सा पास पास आ जाएंगे, यही हो गया संप्रियता। आगे है तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ है बह रहा है, उसमें बहाव है, तो तरलता हो गया, तरल पदार्थ है। बर्तन में गैस का भरना, जब गैस को बर्तन में भरा जाता है तो गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूरी तरह से फैल जाते हैं और बर्तन को पूरी तरह से भर देते हैं। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों, गैस एक ऐसा चीज़ है कि उसको मतलब अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैस है और कुछ बड़ा बर्तन रखते तो चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि गुब्बारा है, गुब्बारा में हम लोग थोड़ा सा हवा डालेंगे तो ऐसा नहीं है वो गुब्बारा के गोले गोले जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा गुब्बारा चपटा रह जाएगा आधा फूल जाएगा, नहीं, जब जाएगा तो दोनों साइड हवा जाएगा। फिर क्या करेंगे और फूंक मारेंगे तो और उसका आकार बढ़ते जाएगा। शुरू में था चारों ओर था लेकिन फिर उसका आकार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी कि गैस अगर थोड़ा सा भी रहे तो उस बर्तन को पूरा पूरी भर सकता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है आकार। ठीक है, तो ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है जबकि द्रव और गैसों में आकर्षण बल मतलब उसकी अपेक्षा ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। ठीक है, अगर ठोस पदार्थ का आकार निश्चित ना होता तो क्या होता, वो भी दब जाता या मतलब किसी पदार्थ में उसको भी रख सकते थे किसी वस्तु दूसरे वस्तु में। ठीक है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे है गतिज ऊर्जा। पदार्थों की कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। कोई पदार्थ है उसमें पदार्थ के कण क्या है, हमेशा गतिशील है, तो किस ऊर्जा के चलते गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा। आगे है घनत्व। पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो घनत्व होता है वो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब किसका कितना उसका द्रव्यमान है और कितना आयतन में लिया गया है। ठीक है, ठोस से ज़्यादा घनत्व होता है द्रव का, द्रव से ज़्यादा घनत्व होता है गैस का। आगे है कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। जी हाँ, पीछे हम लोग समझ लिए थे। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होता है तथा इनके बीच के आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होने के कारण ये कण सभी दिशाओं में तेजी से गति करता है और गैस जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। ठीक है, क्या, क्योंकि इसको जो आकर्षण बल है बहुत कम होता है और कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस बर्तन में इसको रखा जाता है फट से उस बर्तन में पूरा टोटली फैल जाएगा। ठीक है, और उसमें भरा सकता है लेकिन वो टोटल फैल जाएगा। अब आगे है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है या नहीं। देखिए, गैस अवस्था में कणों की गति सभी दिशाओं में और तीव्र रूप से होती है। ठीक है, इस कारण गैस के कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। कणों के टकराव के कारण बर्तन के दीवारों पर कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि गुब्बारा है तो गुब्बारा में अगर हम लोग ज़्यादा हवा भर देंगे तो गैस क्या करेगा, गुब्बारा के सतह पर दबाव डालेगा। एक ऐसा चांस आ जाता है जब उसमें हवा का दबाव अंदर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, गुब्बारा फूट जाएगा। यानी कि गैस क्या करता है, बर्तन हो या कोई चीज़ हो उसके दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि गुब्बारा में ज़्यादा हवा भरने के बाद गुब्बारा फूट जाता है। आगे है दोस्तों, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तथा ये सभी गुण दर्शाता है कि यह ठोस है। ठीक है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ को चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे की मतलब दक्ष हीन पड़ती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर वायुमंडल है, एयर है, तो एयर में क्या है कि हाथ हम लोग ए साइड से ए साइड ले जा रहे हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कोई ठोस वस्तु आ गया तो हाथ को हम लोग क्या करें, मान लीजिए कि इसके इधर पर, तो इसमें क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये ढोकलाएगा, नहीं तो क्या है बीच में ठोस आ गया था नहीं हो पाया। लेकिन अगर सिर्फ गैस था तो ऐसे से हो जा रहा था। तो वही सवाल है।
इसका उत्तर हो गया कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। इसके विपरीत ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास होता है, ठीक है, जिससे इसकी संरचना जो है दृढ़ बन जाती है। इसकी संरचना क्या होता है, दृढ़ बन जाता है। और इसमें क्या है कि गैस के कणों का आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें गैप हो जाता है कणों की दूरी में। और ठोस के आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कणों की जो बीच की गति है बहुत कम होता है। तो इसमें हाथ को इधर उधर मारने में थोड़ा सा फोर्स लगाना होगा, या हाथ नहीं जाएगा लकड़ी के टुकड़ा के वो साइड। आगे है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, ठीक है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, बर्फ पानी के जमने से बनता है, जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाता है, ठीक है। बर्फ क्या है, जैसा कि मान लीजिए कि कोई जब वो जो जल क्या था, शुरू द्रव अवस्था में था। द्रव से जब वो ठोस बनाएगा तो अपना लक्षण क्या था कि द्रव का लक्षण ये था कि ठोस से ज़्यादा द्रव में कणों के बीच की दूरी रहती है। तो जब वो जल क्या होगा, जब बर्फ बनेगा तो अपना गुण के साथ ठोस बनेगा, ठीक है, तो उसका गुण उसमें रिमेन रह जाएगा। तो उसका गुण क्या रिमेन रहेगा कि जो जल शुरू में जैसा था कि कणों के बीच की गति थोड़ा सा ज़्यादा था, वैसा ही जब ठोस बनेगा तो उसमें भी कणों के बीच की गति थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान रह जाएगा जो पानी में नहीं होता है। इन रिक्त स्थानों के कारण बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। इसी कारण बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं, ठीक है। आगे सवाल है कि प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदल दीजिए, ठीक है। तो 300 केल्विन दिया है, इसको सेल्सियस में बदल देना है। फॉर्मूला है केल्विन बराबर सेल्सियस डिग्री प्लस 273, ठीक है। तो तापमान सेल्सियस में बदल देना है इसको। तो सी बराबर फॉर्मूला ले लेंगे के माइनस 273, तो सी बराबर 300 माइनस 273, तो सी बराबर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे है सी फॉर केल्विन, के फॉर केल्विन, सी फॉर सेल्सियस। आगे देख लीजिए दोस्तों, 573 केल्विन है, तो केल्विन को क्या करना है कि इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है। तो सी बराबर के माइनस 273, सी बराबर 573 यहाँ दिया हुआ था इसलिए 573 ले लिए, के बराबर हो गया और माइनस 273, तो सी बराबर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो इतना तापमान है, अब जल की भौतिक अवस्था के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। 250 डिग्री सेल्सियस जल के क्वथनांक 100 से अधिक है, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है 100, यहाँ कितना तापमान है 250। हम इस कारण जल का तापमान पर गैसीय अवस्था वो क्या होगा, जल क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, वाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा। प्रश्न नंबर बी, जब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब जल को क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव और गैस दोनों अवस्था में होगा, ठीक है, क्योंकि इस तापमान पर जल उबलने लगता है। देख लीजिए, जब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या है कि जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जल क्या है, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। तो जब वाष्प बन के उड़ने लगेगा तो क्या होता है कि कुछ जो जल है वो वाष्प रूप में गैस अवस्था में रहेगा और जो बाकी जल है वो द्रव अवस्था में रहेगा, यानी कि दोनों अवस्था में रहेगा। उसके आगे है, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेकर वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ठीक है, मतलब कि जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना है तो तापमान सेम क्यों रहता है। देख लीजिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उनके कणों के बीच की आकर्षण बल तोड़ने के लिए उपयोगी हो जाता है। इस प्रकार की ऊष्मा को गलनांक की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। आगे है, मतलब ये जो कह रहा है दोस्तों कि यदि मतलब किसी एक बार फिर से सवाल पढ़ लीजिए कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लेते हैं हम लोग कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, तो एक बर्फ़ के टुकड़े में मान लीजिए कि सपोज में यह एक बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, तब क्या होगा दोस्तों, जब ये सारा बर्फ़ का टुकड़ा जब तक द्रव अवस्था में न होता है तब तक इसका जो मान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा।
ठीक है। अब जैसे ही सब बर्फ जो है पूरा टोटल जो पानी बन जाएगा, तब इसका सेल्सियस में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तब इसका सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन जब तक बर्फ रहेगा ना, तब तक क्या है, उसका पानी का जो है तापमान 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सब बर्फ जैसे पिघल जाएगा तैसे ही इसका तापमान क्या है, इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि वायुमंडल गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए, ठीक है। दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म और शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण कूलर क्या हो जाता है, अंदर से ठंडी हवा बाहर और ठंडक प्रदान करता है रूम में। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बाहर की जो आर्द्रता है बहुत कम होती है, ठीक है। और जो वाष्पीकरण का 4 गुण था उसको जो प्रभाव कर रहा था, यदि क्या है कि आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण जल का ज़्यादा होगा तो कूलर में क्या होगा, और ज़्यादा ठंडा देगा, ठीक है। आगे है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता रहता है, रिसता रहता है। बाहर निकलते हुए जल घड़े से ऊष्मा लेकर लगातार वाष्पीकृत होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि घड़ा में छिद्र था, छिद्र से क्या हुआ, पानी बाहर आ रहा था, तो घड़ा के ऊपरी सतह से या वायुमंडल से जो छिद्र का जो पानी है वो ऊष्मा ले करके, ठीक है, और वो पानी क्या करेगा, वाष्पीकृत होते जाएगा, ठीक है। अब जब घड़ा के सतह का जो क्या है तापमान जो वहाँ से लॉस हुआ तो घड़ा क्या होगा, ठंडा होगा। अब जब घड़ा ठंडा हो जाएगा तो अंदर क्या करेगा, अंदर वाला पानी को सबको ठंडा करेगा, ठीक है। होता रहता है, और घड़े से ऊष्मा के त्याग के कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो छिद्र से आने वाली जो पानी है, जल है, वो क्या करता है कि बाहर उसके सतह से, घड़ा के सतह से और वायुमंडल की सतह से ऊष्मा लेकर के ऊष्मा का लॉस करता है, हानि करता है। तो क्या होता है कि घड़ा का जो सतह है उसका तापमान घट जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, तो अंदर उसके में जो पानी रखा होता है वो ठंडा हो जाता है। आगे है एसीटोन पेट्रोल या ईंत डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों हो जाती है। देखिए, एसीटोन पेट्रोल ईंत डालने पर हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग हथेली पर पेट्रोल को डालते हैं, हमारे हथेली से या वातावरण के सतह से वो ऊष्मा लेकर के और वो वाष्पीकृत हो जाती है। तो मान लीजिए कि जब हम हथेली पर पेट्रोल रखे थे तो यहाँ का जो तापमान है वो पेट्रोल क्या किया, लॉस कर दिया, तो यहाँ का तापमान इधर के तापमान से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बीच में लगा के ठंडा लग रहा है, महसूस होता है, अच्छा प्रतीत होता है। तो हथेली से ऊर्जा कम होने के कारण हथेली ठंडी हो जाती है, ठीक है। आगे दोस्तों आप वीडियो को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देख लीजिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप की अपेक्षा प्लेट का सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण प्लेट से वाष्पीकरण ज़्यादा मात्रा में होता है। अधिक वाष्पीकरण होने के कारण चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे हम लोग आसानी से पी लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक कप है दोस्तों, सपोज में एक कप है, इसका क्षेत्रफल इतना है, और एक प्लेट है, इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल से क्या होगा कि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका एरिया इतना ही है, तो इतना ही एरिया में ये क्या करेगा, यहाँ से वाष्प बन के निकलेगा। तो एरिया कम है तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, तो ये बहुत देर तक, मतलब देर के बाद ठंडा होगा, ये जल्द ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्रफल से वाष्पीकरण होगा। आगे है दोस्तों कि गर्मियों में हमें किस तरह की कपड़ा पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े जल्दी हमारे शरीर से पसीने को अवशोषित करके बाहर वातावरण के संपर्क में लाते हैं, जिससे पसीना हमारे शरीर से वाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है और हमारा शरीर ठंडक। मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि सूती कपड़ा पहने हैं। सूती कपड़ा क्या होता है कि पसीना को सोख लेता है, और जब पसीना सोखेगा तो वह क्या होगा, वायुमंडल के सतह से टच करेगा, ठीक है। जो हमारा कपड़ा है वो वायुमंडल के सतह से टच है। अब क्या करेगा कि वो जो पसीना है वो कपड़ा सोख लिया था, कपड़ा क्या करेगा कि जो वायुमंडल से ऊष्मा ले करके
ठीक है। और उस जल को क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, और वह जल जब वाष्प बनेगा तो हमको क्या, हम लोगों को क्या लगेगा, ठंडा महसूस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस शर्ट से क्या हुआ, चाहे उस कपड़ा से क्या हुआ कि एनर्जी का लॉस हुआ, तो अंदर क्या हुआ, ठंडा लगेगा। आगे है कि अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी सा, 20 मिनट हो चुका है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कर दी, इसको परिवर्तित कर लीजिएगा, इसको परिवर्तित कर लीजिएगा, ठीक है। समीकरण है दोस्तों, बीच में बता चुके हैं इसको। आगे है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदल लीजिए, तो इसको भी क्या करना है कि केल्विन इकाई में परिवर्तित कर देना है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे है दोस्तों कि तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखे, ठीक है। नेप्थेलिन में को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नेप्थेलिन की गोली रखा हुआ है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे देखिएगा तो अपने गायब हो जाएगा बिना कोई पदार्थ को अवसादित रूप में छोड़े हुए, ठीक है। तो नेप्थेलिन ठोस पदार्थ है, ठीक है। यह द्रव अवस्था में आए बिना क्या करता है कि गैस में बदल जाता है, ठीक है। गैस में, हवा में फैल जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। आगे है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए। इत्र तेजी से वाष्प में परिवर्तित होकर वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास आ जाता है। और दूसरा कारण होता है कि जो गैस में क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। तो कम होने के कारण क्या होगा कि उनका विसरण बहुत ज़्यादा होगा, तो जल्द से बहुत दूर एरिया में फैल जाएंगे, ठीक है। आगे है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कर देना है। जल को कर देना है, चीनी को और ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या है, जल, जल से ज़्यादा क्या है, चीनी। कणों के बीच बढ़ते हुए क्रम में आकर्षण बल। अब आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा रहेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस से तो सामान्य है, तो उस अवस्था में द्रव जो है, जल जो है वो द्रव अवस्था में ही रहेगा, सामान्य। आगे है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस या द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है, क्योंकि बर्फ का जो गलनांक होता है तथा जल का जो हिमांक होता है, जमना जो होता है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है कि जल का जो हिमांक है, मतलब वो ठंडा होएगा, मतलब बर्फ बनेगा, वो 0 डिग्री ही सेल्सियस होता है। और जो जल का गलनांक है वो भी 0 डिग्री ही सेल्सियस होता है, यानी कि उस अवस्था पर पानी द्रव भी, मतलब द्रव अवस्था में भी रहेगा, या वह ठोस अवस्था में बर्फ भी बन जा सकता है, ठीक है। आगे है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसीय अवस्था में भी तथा द्रवीय अवस्था में दोनों में रह सकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब उतना के बाद वो भाप होने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पुष्टि हेतु कारण बता दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, क्यों। कमरे के तापमान पर जल का आयतन निश्चित है, इसमें बहाव है, इसे जिस बर्तन में डाला जाता है या उसी आकार का हो जाता है या ले लेता है। आगे है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित है और यह दृढ़ है। आगे है 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, तो देख लीजिए इसको। 273 डिग्री सेल्सियस बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहली इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके तापमान में वृद्धि करता है, परंतु इसी तापमान पर जल ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, देख लीजिए। मतलब उबला हुआ भाप रहेगा, उबला हुआ जल रहेगा या भाप है, तो ज़्यादा जो जल आएगा वो कौन ज़्यादा नुकसान करेगा, तो ये है कि भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, क्योंकि उबलने के लिए जो है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में उबले हुए जल की अपेक्षा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होगी। इसी कारण अधिक ऊष्मा के कारण भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी। देख लीजिए, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा उसको मिल जाएगा तो क्या होगा, भाप बनने लगेगा। अगर मान लेते हैं कि वो जल का मतलब 90 है, तो 90 तक क्या है, पानी उबल रहा है, मतलब तापमान उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि वो भाप बन जाए,
लेकिन तापमान अगर 100 के पार हो गया तो वो क्या करेगा, भाप बनने लगा। तो तापमान भाप में ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें सॉल्ट से ज़्यादा ले रहे हैं। अगर ये 90 है तो तापमान इसमें कम होगा, तो ज़्यादा जो नुकसान करेगा वो क्या करेगा, भाप करेगा नुकसान, ज़्यादा जलन भाप से होगा। आगे है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ठीक है, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। ठीक है, ए साइड से उस साइड कर रहे हैं। अब देख लीजिए इसमें ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। देखिए ठोस है, ठोस से क्या होगा, तो संगलन विधि द्वारा क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, मतलब गलन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव से जमन विधि द्वारा जमने की विधि द्वारा क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठीक है, आगे है कि द्रव से क्या होगा, गैस बनेगा तो बीच में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। अब जब गैस से द्रव बनेगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब गैस से सीधे ठोस बनेगा तो निक्षेपण की प्रक्रिया होगा दोस्तों, और जब ठोस से सीधे गैस बनेगा तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ये अभ्यास का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अगर इस पार्ट में से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेजें, आपको मैं फिर से कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा दूँ। धन्यवाद।